रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की बात की थी और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। देन ये अब हम इन टेक्निक्स को थोड़ा इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। तो पहली हमारी टेक्निक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके से ये इलेक्ट्रोड यूज़ होती है इसमें, कैथोड एंड एनोड। और जो जेल यूज़ होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है, जिसमें हम एक तरफ कॉम लगा देते हैं और उस कॉम को हम देन रिमूव करके हमारा जो डीएनए सैंपल है वो हम उसमें माइक्रोपिपेट से इंसर्ट करते हैं। और एग्रोस जेल हम यूज़ करते हैं फॉर द मोबिलिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और एक ग्लास प्लेट होती है और साथ में हम उसमें स्लॉट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे एक एंड स्पेसर होता है और एक बीच में परफेक्ट जेल टेबल होता है। देन यहाँ पे क्या हुआ, स्लॉट जो होता है कॉम का वो हम धीरे धीरे निकालते हैं और ताकि वो उस जेल में सैक्स बना दे और उस सैक्स में हम क्या करते हैं फिर अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं। तो डीएनए हमें पता है जैसे कि नेगेटिवली चार्ज होता है और वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। देन हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं। जेल कास्टिंग के बाद आता है जेल रनिंग की बारी। जेल रन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसर होता है जिसके अंदर जो डीएनए है, जो हाईली मॉलिक्यूलर वेट के जो डीएनए है वो जब मूव करेंगे तो उनकी जो डिस्टेंस है वो एनोड से क्या होगी, कम होगी और कैथोड से ज़्यादा होगी। आई मीन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी उससे कम होगी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो यहाँ पे एग्रोस जेल है वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए मॉलिक्यूल्स को मूव होने में। तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे एज कंपेयर टू हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए। अब जैसे कि हमने बताया कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करता है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर हुई है। नेक्स्ट है एग्रोस कंसंट्रेशन, यानी कि मोस्टली हम एग्रोस की कंसंट्रेशन है वो 2% रखते हैं फॉर डीएनए। प्रोटीन के लिए कंसंट्रेशन अलग होती है क्योंकि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसका वेट कंपैरेटिवली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है। एग्रोस की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे। देन आता है कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी कि वो डीएनए 3D है, 2D है या सिंगल है। तो यानी कि अगर जैसे जैसे डीएनए है उसकी कंफर्मेशन चेंज होती जाएगी, यानी कि वो सेकेंड डायमेंशनल या थर्ड डायमेंशनल में कन्वर्ट होगा तो वो इजीली मूव नहीं करेगा। तो ये और चौथा फैक्टर है कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर। इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर होता है जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर है वो कितना कंसंट्रेटेड है। तो अब ये चार फैक्टर्स हैं जो कि आपको सबसे पहले मेंशन करने हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। एक होता है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह होता है जिसको श्वार्ट्ज एंड कैंटर ने 1984 में इजाद किया था और इससे उन्होंने डीएनए के अणुओं का डिफ्रेंशिएशन किया था। और इसको हम मोस्टली यूज करते हैं 1000 से 2000 kbps, यानी कि डीएनए को हम कैसे नापते हैं, किलो बेस पेयर के बेसिस पे हम इसको नापते हैं। यानी कि ऐसे डीएनए के पार्ट्स जो कि 1000 से 2000 किलो बेस पेयर के हैं उनको हम नॉर्मल जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उनसे अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। यानी कि हम उसमें पल्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को मूव करा रहे हैं। अब एक होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। पॉलीएक्रिलामाइड जेल क्या होता है, इसमें जब प्रोटीन्स को एक इलेक्ट्रिक एरिया में हम रखते हैं और उसके जो अवशेषित जो प्रोटीन्स हैं कि उनको एक दूसरी तरफ रख देते हैं, इससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएक्रिलामाइड
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये डिपेंड करती है कि जो प्रोटीन का जो चार्ज है वो क्या है। देन हम आता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम क्या करते हैं, एक स्पॉट को, कागज को हम पर एक हम स्पॉट रखते हैं जिसको हम एक बफर में डिप करते हैं और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उनको, जो अणु एटम्स हैं उनको अलग करते हैं। फिर आइसो इलेक्ट्रिक फोर्सिंग है, ये मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो माइनस यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीन तरह के होते हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उसे साइज के नहीं चार्ज के बेस पे अलग करते हैं और चार्ज के बेस पे अलग करने के बाद हम उन्हें साइज के बेस पे अलग करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग हम यूज करते हैं पहले चार्ज के बेसिस पे अलग करने के लिए। तो जैसे इसमें 0.0025 आइसो इलेक्ट्रिक का इसमें डिफरेंस होता है जिससे हम अलग करते हैं। देन आता है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस कब कहलाता है, जब हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को हम जोड़ देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ। अब ये कैसे वर्क करता है कि हमें पता है कि हम एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल डीएनए ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो हम उनको एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो पहले हम उनको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, और उसके बाद जब वो एक डायमेंशन यानी कि उनकी जब चार्ज सेम हो जाता है फिर हम उनको मूव कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे 4 सैंपल लिए हैं हमने, और जो यहाँ पे एक तरफ जो है वो क्या है, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रॉड लगाई है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसे साइज के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू सॉरी हाँ लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये अप टू डाउन जा रहा है। फिर आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम कैपिलरी का यूज करते हैं, जो कि या तो क्वार्ट्ज एक तरीके का मटेरियल है उससे बनी होती है, या फिर प्लास्टिक की हो सकती है, वो ग्लास की हो सकती है। और इसका एक ये फायदा है कि जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसकी जो दर है वो बहुत उच्च होती है, ज्यादा दर होती है उसकी। देन है न्यूक्लिक एसिड प्लॉटिंग। न्यूक्लिक एसिड प्लॉटिंग है कि अगर डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स का हमें मिक्सचर है, उसको अगर हमें अलग करना है तो हम न्यूक्लिक एसिड प्लॉटिंग करते हैं। और सर्दन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1975 में ये टेक्निक विकसित की थी। हम उसको क्या करते हैं, पहले डीएनए को जैसे सिमिलरली हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किया था वैसे ही उसके बाद हम उसको नाइट्रोसेलुलोज के एक सपोर्ट होता है उसके उस पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा नॉन डीएनए होता है उससे उसको मैच कराते हैं। नदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए की जगह आरएनए लेते हैं, और सिमिलरली वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, प्रोटीन लगते हैं। अभी हम बात करते हैं डीएनए यानी कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की। हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारे पास सैंपल था डीएनए का उसको हमने एंजाइम से रेस्ट्रिक्ट करा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक डीएनए की एक पर्टिकुलर साइट पे ही उसे क्लीव करते हैं, यानी कि उसे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में जितने उस वहाँ पे साइट है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास ये एक डीएनए है जिसका सीक्वेंस है ACCGTAA, फॉर एग्जांपल ये हमारा सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी क्या हुआ, हमें इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, हमेशा डीएनए के बीच से क्लीव करेगा, इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए के कॉर्नर पे कट करते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो सेकंड है वो हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में यूज करते हैं, जब क्योंकि ये एग्जैक्ट जो साइट है उसी पे क्लीव करता है। जबकि
RE1 और RE2 सॉरी RE3 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस 1 और 3 है, ये जो हमारी साइट है उससे 1000 बेस पे 100 बेस पेयर की दूरी पे कट करते हैं, जो कि हमारे काम का नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड यूज करते हैं। ये क्या करता है, एग्जैक्ट जो साइट होती है वहाँ पे क्लीव करता है। तो फॉर एग्जांपल जो ये हमारा सीक्वेंस था, ये क्लीव होके ACC और GTAA में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे नए 5 प्राइम और 3 प्राइम बन गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, क्लीवेज हुआ है। अब उसके बाद जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम पेपर वेट और फिर एक उससे क्या करते हैं, हम पेपर नाइलोलोज की शीट जो है वो एक ट्रांसफर बफर पे अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि जो पेपर है उसका नेचर होता है कि वो कोई भी बफर सॉल्यूशन होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते रहता है एज पर द टाइम कंज्यूम। तो अब क्या होगा, तो ट्रांसफर बफर है उसकी जो हमने कंसंट्रेशन है वो हाई करी है, किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम हाई Na+ कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, नीचे की तरफ से यानी कि फ्रॉम बॉटम टू अपर की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा आयन का। कौन से आयन का, सोडियम आयन का। बॉटम टू टॉप यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है सोडियम आयन का, ठीक है। और ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की शीट है, ये क्या करती है, ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्बिंग मटेरियल की शीट होती है। तो अब हमने क्या किया, पहले विक रखा, विक यानी कि जिसमें हम अपना बफर रख रहे हैं, उसके बाद पेपर, देन हमारा फिल्टर, और फिर उसके बाद हम रख रहे हैं जेल और पेपर टावल। पेपर टावल यूज होता है एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और ऊपर हम रखते हैं वेट। वेट इसलिए रखते हैं ताकि जो भी हमने यूज किए हैं फिल्टर पेपर और विक जेल, ये यूनिफॉर्म हो जाए। इसके बाद हम इसको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के साथ जो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आइडेंटिकली क्या हो जाते हैं, पोजीशन हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा, क्योंकि हम जेल के साथ जो डीएनए है उसको हम रीड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे ट्रांसफर कर देते हैं, और इसको हम फिर क्या कर देते हैं, प्रोब से जोड़ते हैं। प्रोब क्या होता है, प्रोब एक तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूलर होता है, डीएनए मार्कर होता है, जिसका सीक्वेंस हमें क्या होता है, पहले से नोन होता है। क्योंकि सीक्वेंस अगर नोन होगा तो वो उसी अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन से प्रोब यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट प्रोब। फ्लोरोसेंट प्रोब वो होते हैं जिसको हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर कलर एमिट करते हैं, और वो एमिशन जो होता है वो कलर का वो बताता है कि जो डीएनए हमने सेपरेट किया है उनमें से हमारा डिजायरेबल डीएनए कौन सा है। तो ये थी सदर्न ब्लॉटिंग। ये सिमिलरली हम करते हैं, जैसे इसमें आपके चार्ट वाइज दिया हुआ है कि जैसे हमने रेसिस्टेंस एंजाइम से डाइजेस्ट करा। डाइजेस्ट करने का मतलब है कि हम यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स में। उसके बाद हमने क्या किया, इसे फ्रेगमेंट में डीप्यूरिनेशन ट्रीटमेंट दिया, और न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन हम इसलिए देते हैं ताकि वो सॉल्यूशन है वो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो। तो इन दोनों ही मूवमेंट कंडीशन में क्या होगा, जो डीएनए है वो रप्चर हो जाएगा और हमें हमारा डिजायरेबल डीएनए नहीं मिलेगा। देन हम एगरोस जेल को इक्विलिब्रिएट करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पे लेके आते हैं। एनोड और कैथोड दोनों तरफ जो है वो अमाउंट है वो इक्वल रहती है। देन उसको हम नायलॉन या नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद हम उसको फिक्स करते हैं। फिक्स हम करते हैं बाय गिविंग 18 डिग्री सेल्सियस एंड यूवी क्रॉस लिंकिंग, यानी कि जो यूवी रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको हम उससे बेक करते हैं। एक तरीके से बेक करना यानी कि उसको उस टेम्परेचर में उस टाइम के लिए रखना ताकि जो डीएनए है वो पूरी तरीके से उस मेम्ब्रेन पे एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम फ्रैगमेंट को क्या किया, प्रोब कर लिया। सिमिलरली नदन ब्लॉटिंग में क्या होता है, डीएनए की जगह हम आरएनए ले लेते हैं। इसको सबसे पहले एल्विन और उसके एल्विन एंड एटल में यानी कि उनके सहयोगियों ने 1977 में इस विधि का विकास किया था। सिमिलरली वेस्टर्न ब्लॉटिंग में सबसे पहले टाउन ने अपने
सहयोगियों के साथ इस टेक्निक को यूज़ किया था। इसमें हम यहाँ पे लेक्टिन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो सैंडविच रिएक्शन। सैंडविच में क्या होता है, जैसे ऊपर और नीचे की लेयर एक जैसी होती है, बीच में अलग होती है, वैसे ही यहाँ पे सैंडविच रिएक्शन में क्या करते हैं, जो यहाँ पे हम मेम्ब्रेन ले रहे हैं वो ऊपर और नीचे की मेम्ब्रेन सेम लेते हैं, उसके बीच में हमारा प्रोटीन मटेरियल होता है। प्रोब एक तरीके जैसे मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, डीएनए के। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारा डीएनए का सीक्वेंस है ए, फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए का सीक्वेंस है ए टी जी सी सी ए, तो यहाँ पे जो प्रोब होगा वो क्या होगा, टी ए सी जी जी टी टी, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोब कहलाएगा। फिर आता है डॉट प्लॉट टेक्निक भी आती है। डॉट प्लॉट टेक्निक आती है, इसके अंदर हम जो सैंपल है डीएनए के आरएनए के उनको हम डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है टेक्निक। देन हमारा आता है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो भी हमारी डीएनए की या आरएनए की कॉलोनी है उसको हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। यानी कि ऐसे सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि हमारा जो डीएनए डिजायरेबल है वो प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो वो पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। इसमें भी प्रोब की यूज, उसमें प्रोब का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बैक्टीरियल कॉलोनी, जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पेट्री डिश में, उसको हम बैक्टीरिया को पहले लाइज करते हैं, यानी कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो हम हटाते हैं, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट करवाते हैं एंजाइम से, उसके बाद उसको वॉश कर देते हैं और डीएनए को क्या कर देते हैं, डीनेचर, और उसको फिर 80 डिग्री सेल्सियस पे वापस बेक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमें मिला है वो क्या मिला है, फिल्टर विद डीएनए प्रिंट। उसको हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब से या ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसका पता लगाएंगे कि कौन कौन से पोर्शन में हमें डीएनए मिला है। उसके बाद वो जो हमें दो डॉट्स प्राप्त होने से मास्टर प्लेट बोलते हैं, कि इनसे हम क्या करेंगे, फर्दर बैक्टीरियल कॉलोनी को रिटेन करेंगे। और सिमिलरली फिर उसे नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर हम रख देते हैं किसके ऊपर, एगार प्लेट पे, और वही जो डॉट्स हैं वो अब किस पे आ गए, नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पे आ गए। तो ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। देन हमारी इसमें एनीलिंग जो है वो हम सबसे बाद में करते हैं, क्योंकि एनीलिंग में क्या है, हमारा डिजायरेबल जो है रेप्लिका वो प्लेट पे आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेलवेट क्लॉथ से उसको ढक देते हैं। तो ये आपकी रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का पार्ट 2 था।